नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में बंद का आह्वान किया था भारतीय जनता पार्टी ने और 24 घंटे के बंद का नहीं, कुछ घंटे के बंद का आह्वान किया गया था। डेमोक्रेसी में हर पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल पार्टी भी छोड़ दें, तो हर नागरिक को कुछ लोकतांत्रिक अधिकार हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विरोध प्रदर्शन का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का हक है। लेकिन उसको तरह-तरह की पाबंदियाँ लगा कर के, डर दिखा कर के, आशंकाएँ व्यक्त करके कुचलने की कोशिश करना, ये किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि हाथरस में कुछ होता है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहाँ बंगाल की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पर लोगों का हुजूम लेकर के एक जुलूस निकालती हैं, प्रदर्शन करती हैं, पर यदि कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है, रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो जो अलग-अलग समुदायों के, सेक्टर के, वर्ग के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार किस तरीके से पुलिस का, अर्धसैनिक बलों का यूज या मिसयूज करके उन आंदोलनों को दबाने और कुचलने की कोशिश कर रही हैं, ये आज भी देखने को मिला। और इस बंद के दौरान एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर फायर भी किया गया और वो फायर भी उनकी विंड स्क्रीन तोड़ते हुए, खिड़की की स्क्रीन तोड़ते हुए गाड़ी के भीतर तक आया और वो कैमरे में कैद भी हो गया। बताते हैं फायर झोंकने वाले को गिरफ्तार किया गया है, अच्छी बात है, लेकिन ये इंसिडेंट आखिर क्यों हो रहे हैं और गुंडों का इतना हौसला बुलंद क्यों हो रहा है? आप छात्रों के ऊपर तो हर तरह के वाटर कैनन से लेकर के लाठीचार्ज तक, आंसू गैस के गोले छुड़वाती हैं, लेकिन 7,000 गुंडे अराजक तत्व रात को उसी मेडिकल कॉलेज में घुस जाते हैं। प्रदर्शनरत जो मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं, ट्रेनी डॉक्टर हैं या डॉक्टर हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं और अस्पताल के भीतर घुस करके भी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। उन पर कोई बल प्रयोग नहीं होता, उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाती। आज हम एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश में लोकतंत्र विरोधी कौन है? मोदी है, उनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए है या इंडी अलायंस के घटक दल हैं? मेरे साथ जुड़ रहे हैं अपना अनुपम मत लेकर के अनुपम मिश्रा जी। तो अनुपम जी के साथ जुड़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रोग्राम को नाम देने के लिए आभार। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और दर्शकों को मैं ये भी साझा कर दूं, आज से हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन दिन में 2 बजे जुड़ें और किसी एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करें। अनुपम जी, सबसे पहले पश्चिम बंगाल की ही बात कर लें और जो विषय मैंने रखा है इसमें ये सन्निहित है, इसमें आ जाता है। पश्चिम बंगाल के ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, पहला विचार क्या मन में आता है? देखें, ये जो पश्चिम बंगाल में कल छात्रों की रैली पे जिस तरह बल प्रयोग हुआ, उसकी दो बातें आप समझ लें। पहला तो ये कि कोई पहली बार नहीं है। ममता बनर्जी ने तो हर जिस तरह अपने विपक्षियों को कुचला है। अभी आप जिक्र कर रहे थे एक भाजपा नेता के ऊपर गोली चलने का। वहां तो सब गोली चल गई, नेता बच गया। वहां तो लोगों के सर काट दिए गए हैं।
सैकड़ों की संख्या में लोग गायब हो गए हैं, मार के पेड़ों से लटका दिया गया है। वो तो जो हुआ है वो तो एक युद्ध काल की अनुभूति दिलाता है, उसमें नया क्या है? अलबत्ता जैसे कल कोलकाता पुलिस का ये बयान आया कि हम छात्रों के आंदोलन की हमें पहले से खबर लग गई थी और हम पहले से तैयार थे। तो वो जो कई हजार लोग अस्पताल में चढ़ाई कर रहे थे, उसके आंदोलन की खबर नहीं लगी थी आपको? उसके लिए आप नहीं तैयार थे। बल्कि आप याद करें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा, तो कहा साहब ये संभव नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग कलकत्ता जैसे शहर में एकत्रित हों और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना ही ना लगे। कि यदि सूचना लगी और आपने कार्रवाई नहीं की तो आपने खुद ही भेजे हैं लोग, और यदि आपको सूचना नहीं लगी तो आप निकम्मे हैं, फिर आपको इस सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। तीन हमारे जो अनुच्छेद 376 कहता है कि साहब किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था का समाप्त हो जाना बंगाल में बहुत पहले हो चुकी है। लेकिन कल जो दो बातें नजर आई साहब, जिस तरह प्रदर्शन हुआ, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये बंगाल है। अक्सर बातचीत में मैं आपसे कहता हूं सर कि हम और आप मिलकर इसलिए इस तरह बात कर रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। बंगाल में बैठे होते तो बात नहीं कर पा रहे होते। वहां तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को हल्का सा एक कार्टून डालने के लिए ममता ममता ने जेल में डाल दिया और महीनों जेल में रहे वो। तो साहब इस तरह की तानाशाही जहां ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द बोलना असंभव हो, वहां पे हजारों लोग उतर ही ना आए, पुलिस से बाकायदा मोर्चा ले। और कल जो दो वीडियो जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मेरा ध्यान आकर्षित किया, मैं भूल गया, मैं दोनों वीडियो मैंने डाउनलोड किए, मैंने इसको शेयर भी किया है ट्विटर पे, मैं आपको भेज देता, या आप मेरे ट्विटर पे देख सकते हैं। एक वृद्ध आदमी, एक वृद्ध सन्यासी टाइप आदमी, भगवा पहने हुए और झंडा लिए तिरंगा, और वो लड़ रहा है। और जो लड़के हैं उसको बैनर से बचाने की कोशिश, पानी की बौछार से, आंसू गैस से बचाने की कोशिश, वो सबको हटा दे रहा है। और बीच उसके दो वीडियो आए उस शख्स के। अब बड़ा साहब इंस्पायरिंग है, बड़ा इंस्पायरिंग है। मैंने कहा दद्दा को मेरा प्रणाम, ये गजब के भाई। दूसरा, कलकत्ता के मतलब ग्रामीण एरिया में ग्रामीण बंगाली औरतों का एक मार्च, जिसमें ममता बनर्जी के पुतले को जूते और चप्पल पहनाए गए। यदि मैं भूल रहा हूं तो मुझे याद दिला दे ओंकार जी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये ममता काल में पहले कभी नहीं हुआ। किसी बिल्कुल की सही इतना कह रहे हैं। दुस्साहस नहीं हुआ कि साहब मोर्चा निकले, वो भी महिलाओं का मोर्चा, बंगाली महिलाओं का मोर्चा, ग्रामीण महिलाओं का मोर्चा, गांव की औरतें ममता की वो पुतले पे। ये हाँ ये साहब बुजुर्गवाद की मैं बात कर रहा था साहब, मैं वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और ग्रामीण औरतें निकल रही हैं ममता के पुतले पे जूते और चप्पल की माला पहनाकर। सब दो बातें समझ में आई। पहली बात तो ये कि फ्रस्ट्रेशन तो बहुत जमाने से था, लेकिन अब खौफ खत्म हो गया। और हम जानते हैं कि तानाशाह का इकलौता जो हथियार होता है जिससे वो लोगों को उनकी हैसियत में रखता है, वो खौफ होता है, डर होता है। ममता का डर खत्म हो गया, तो आप मान के चलें ममता खत्म हो गई। अनुपम जी, वहां पर कुछ घटनाओं का उल्लेख तो आपने किया है, और जिस तरीके से पेड़ों पर लोग लटके हुए मिलते हैं, जगह जगह उनकी लाशें मिलती हैं, किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी का कुछ नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई हैं। बीजेपी तो अपने वर्कर्स की लिस्ट जारी करती रही ओंकार है जी, कि कितने लोगों। पिछले 10 साल में हिंदुओं के साथ जो बंगाल में हुआ है, उससे ज्यादा तो बांग्लादेश में नहीं हुआ, मैं बता रहा तो ये स्थितियां, परिस्थितियां सामने आने के बावजूद, अलग अलग गवर्नर्स की रिपोर्ट मिलने के बावजूद बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया है केंद्र ने? क्या ये साबित करने के लिए कि हम लोकतंत्रवादी हैं, हम लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास रखते हैं, और हम ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएंगे जिसके लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और दूसरी तमाम सरकारें बदनाम रही हैं? अकेले इंदिरा गांधी ने ही अलग अलग राज्यों में 52 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है, और 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के बाद तो करीब 1 दर्जन सरकारों को ये कहकर के बर्खास्त कर दिया गया था कि साहब
इनको अब सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है, बहुमत तो हमें मिल गया है। तो जो आप कहते हैं सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया है, तो उसमें एक चीज और जोड़ दिया करें, चुनी हुई बहुमत की सरकारें, चुनी हुई बहुमत की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। 125 या 126 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 80 बार से ज्यादा तो अकेले कांग्रेस। अरे साहब, मैं तो आपको हमेशा याद दिलाता हूँ, 1992 में बाबरी का ढांचा गिरा उत्तर प्रदेश में, सरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान तक ही चली गई, सबको बर्खास्त कर दिया एक साल, मतलब एक साथ 3 सरकारें बर्खास्त कर दी। इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गई, 1980 में लौट के आई इमरजेंसी के बाद। तो उन्होंने कहा अब हम जीत गए हैं, और जितने राज्यों में विपक्ष की सरकार है, सबको जाना होगा, सबको बर्खास्त कर दिया, 1 दर्जन सरकारों को बर्खास्त। तो बात मेरा कुछ और है, जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के हामी हैं, प्रधानमंत्री लोक अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, तो मेरा ये भी तो पूछना है कि साहब, लोकतंत्र और संविधान का एक हिस्सा राष्ट्रपति शासन भी है, जो कहता है कि आप बेकसूर लोगों को मरने से बचाएं साहब। मैं नहीं मानता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्रधानमंत्री की और आपके दोनों के प्रति पूरे आदर भाव प्रदर्शित करते हुए, मैं थोड़ा ये मत है मेरा कि साहब, संविधान की एक धारा अगर दी हुई और आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं और लोग मरते जा रहे हैं, प्रदेश हाथ से निकलता जा रहा है, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आप अपने राजधर्म, मोदी जब से राजनीति में आए तब से राजधर्म का जिक्र हो रहा है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म की बात की थी कि राजधर्म का पालन करें, मोदी ने कहा तो मैं कर रहा हूं। तब समय आ गया है कि उस राजधर्म का पालन होना चाहिए। कल मैं देख रहा था, जेपी नड्डा ने बाकायदा ट्वीट करके ममता के शासन में वेस्ट बंगाल की व्यवस्था पे हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि मैं जेपी नड्डा को अभी तक का सबसे कमजोर और सबसे ज्यादा नुकसान वाला अध्यक्ष मानता हूं। एक ऐसा अध्यक्ष जो बीच चुनाव में कह देता है कि मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं है, और वैसे भी उनका टर्म पूरा हो गया है, उनको तो ऐसे ही एक्सटेंशन दिया जा रहा है, उनको हटना चाहिए, एक अच्छा अध्यक्ष, एक कायदा फुल टाइम अध्यक्ष लाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बाकायदा ट्वीट कर कर पश्चिम बंगाल पर हमला कर रहा है, तो शायद कुछ ऐसा देखने को मिले जिसकी हमें जमाने से उम्मीद और इंतजार था। लेकिन ये इतनी बार हम लोग नाउम्मीद हो चुके हैं कि इस पे भी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बंगाल की बात तो चलिए हो गई। ये दिल्ली के एक मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, 21 मार्च को गिरफ्तार हो गए थे। बीच में जरूर सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए, और वो भी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के लिए। अरविंद केजरीवाल जेल में, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। मेरे विचार से भारत क्या, दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा ना दिया हो। दिल्ली में सरकार चल नहीं रही है, रेंग भी नहीं रही है, कोई डिसीजन नहीं हो रहे हैं। किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया तो उसका इस्तीफा स्वीकार भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है। किसी प्रतीक्षारत व्यक्ति को मंत्री भी नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री बाहर नहीं है, कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हो रही है, कोई फैसले नहीं हो रहे हैं, फिर भी दिल्ली में सरकार बर्खास्त नहीं हो रही है। ये क्यों हो रहा है साहब? देखिए, जहां तक न्यायपालिका का सवाल है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि न्यायपालिका का एक बड़ा हिस्सा केजरीवाल के प्रति बड़ा सॉफ्ट है। जिस जमानत का आप जिक्र कर रहे हैं, भारत में ऐसी जमानत इसके पहले कभी नहीं दी गई कि किसी आदमी का धंधा खराब हो रहा है इसलिए उसको छोड़ दो, वो जमानत पे चला जाए और अपना धंधा करे। राजीव धंधा है उनका। जस्टिस संजीव खन्ना जिन्होंने उनको जमानत दी, वो हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाले हैं, मैं याद दिला दूं। वो जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद सीबीआई बनेंगे। बहरहाल, हालांकि उनका कार्यकाल छोटा है। तो एक तो जुडिशरी डेफिनेटली सॉफ्ट है केजरीवाल की तरह। दूसरी बात, केजरीवाल की राजनीति सिद्धांतों पर है ही नहीं ना। वो क्यों इस्तीफा दें? उन्होंने सिद्धांत की कोई बात ही नहीं की। वो अपने बच्चों की कसम खा के कहते हैं और उसको झूठ बुला देते हैं। अगर घर नहीं लेंगे और घर की जगह 2-2 3-3 बंगले बना लेते हैं, अगर गाड़ी नहीं लेंगे फ्लीट ले लेते हैं, बच्चों कसम खाते हैं कांग्रेस आती है, कांग्रेस साथ चले जाते हैं। तो आप समझिए,
केजरीवाल की राजनीति सिद्धांतों पे नहीं है कि उनको उसको तोड़ने में कोई संकोच हो। उनकी पत्नी प्राइवेट प्लेन से उड़ रही है, आम आदमी पार्टी चला रहे हैं। उनकी राजनीति फ्री बिजली पानी और मुस्लिम तुष्टीकरण पे है। दिल्ली में एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसको फ्री बिजली पानी चाहिए, उसको बाकी चीजों से मतलब नहीं है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या एक अल्पसंख्यकों की ऐसी है जिनको सिर्फ भाजपा का विरोध करना है। और प्लस वो उनको आप देखते हैं उनका तुष्टीकरण भी है। वो तो कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में सरकार हो तो मैं अंबानी का बंगला गिरा के उसको वक्फ बोर्ड को सौंप दूं। आप सोचिए, मतलब अंबानी की बिल्डिंग गिरा के एंटिला वो उस जमीन को वक्फ बोर्ड को सौंप दूं। वो तो कहते हैं कि जब तक मेरे हाथ में सरकार हो, वक्फ बोर्ड ना पैसे की कमी होगी, कैसी हो, इमामों की तनख्वाह वनख्वाह बढ़ाते रहते हैं। तो ये उनका कॉम्बिनेशन है। जैसे लालू का कॉम्बिनेशन है मुस्लिम यादव, जैसे सपा का, केजरीवाल का कॉम्बिनेशन एक मुफ्तखोरी का और एक अल्पसंख्यकों का है। वो कॉम्बिनेशन उनको बार बार विधानसभा में जिता देता है, लोकसभा में नहीं जिता पाता है। तो केजरीवाल को ये बात मालूम है कि मुझको सिद्धांत के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है। जिसको जिस नाम पे वोट मिलता है वही तो काम करता है वो। उन्हें मालूम है कि मुझे किस नाम पे वोट मिल रहा है। मुझे मुसलमानों के तुष्टीकरण और कुछ लोगों के ये जो रेवड़ी है उसके नाम पे वोट मिल रहा है। वो काम वो कर रहे हैं और बाकी वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। उनकी एब्सेंस में उनकी पत्नी राबड़ी देवी की तरह, जिनके वो सबसे बड़े आलोचक हुआ करते थे, सरकार चला रही है, हवाई जहाज में उड़ रही है, प्राइवेट प्लेन्स में चल रहे हैं। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा पलटबाजी, वैसे तो राजनीति में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपनी बात, जो अपनी बात पे कायम रहा हो। हम प्रधानमंत्री और भाजपा की बात कर लें, आपने मुफ्ती मुफ्ती के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, जिनको आप एंटी नेशनल कहते हैं। तो आपको क्या कहें, कांग्रेस के बारे में कहना ही मुश्किल। लेकिन राजनीति के दलदल में भी केजरीवाल जी की जो पार्टी की जो गंदगी है वो अभूतपूर्व, अद्भुत और सबसे अलग है। लेकिन साहब ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार 356 का उपयोग नहीं कर रही है, हम ये नहीं कह रहे कि आप दुरुपयोग करिए इंदिरा गांधी की तरह या कांग्रेस की सरकारों की तरह, या जो रोमेश भंडारी ने किया था कल्याण सिंह के बजाय किसी और को शपथ दिला करके, वैसा कुछ काम करिए। लेकिन 356 तो है ना संविधान में, तो 356 का आप उपयोग कब करेंगे? मेरा तो साहब ये भी कहना, आप 356 नहीं उपयोग करना चाहते। अगर आपको लगता है 356 लगा के ममता बनर्जी की सरकार गिरा देने से उनको सिंपैथी मिल जाएगी, वो फिर जीत जाएंगी, अगर आपकी राजनीति इसमें आड़े आ रही है, तो संविधान में 355 के भी तो धारा है ना। 355 ये कहता है कि राज्य सरकार अपनी जगह जैसे चल रही वैसे ही चलती रहेगी। मुख्यमंत्री और उनका जो कैबिनेट है सारे फैसले लेगा, पूरी सरकार चलाएगा, पूरा राज्य चलाएगा। केवल लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास चला जाएगा और सेंट्रल फोर्सेस लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्ट करेंगी। 355 लगा दीजिए। 355 कहाँ आपको रोक रहा है? और नहीं तो फिर, मतलब मेरा मानना है कि साहब, अगर 355 या 356 दोनों में से एक भी धाराओं का प्रयोग नहीं हो रहा है और वहां पे लोग मरने के लिए विवश हैं, प्रदेश हाथ से निकल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं, ममता बनर्जी उनके स्वागत की बात कर रही हैं, ममता बनर्जी बंगाल को एक अलग देश की मान्यता दिलाने पे माद आए, सिवाय इसके कि पैसे नहीं अपनी छाप रही हैं, वो तो वहां पे आधार कार्ड तक फर्जी बन रहे हैं। अब ऐसे में भी अगर 356 या 355 भी प्रयोग नहीं होता, तो मैं इसको लोकतांत्रिक कदम, ओंकार जी, पूरी विनम्रता से मैं इसको लोकतांत्रिक कदम मानने से इनकार करता हूं, बल्कि मैं मानता हूं कि राजधर्म का पालन नहीं हो रहा देखिए, कांग्रेस की हम बात कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की हमने बात की है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के तौर तरीकों की बात की है, इनकी जो अलग अलग राज्य सरकारें समय समय पर अपना चेहरा, असली चेहरा दिखाती रही हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। अजीत भारती को गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक की पुलिस पहुंच जाती है, राजस्थान की पुलिस कुछ दूसरे एंकर्स को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है, कुछ दूसरे प्रदेशों की पुलिस, और आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस दिल्ली और मेरठ पहुंच जाती है। पंजाब पुलिस जो है वो एक ऐसी महिला रिपोर्टर को गिरफ्तार करके एक्सीडेंट के मामले में एससी एसटी एक्ट लगा देती है और दूसरे एक्ट लगा देती है, धाराएं लगा देती है जिनका कोई सिर ना पैर,
क्योंकि उसने शीश महल का मामला रिपोर्ट किया था। तो ये कौन सा लोकतंत्र है साहब? साहब वो महिला रिपोर्टर को गिरफ्तार ही नहीं करते फर्जी केस में। इसे कोर्ट ने कहा कि फर्जी केस है, आपने फर्जी केस बनाया है, वो गिरफ्तार ही नहीं करते, उसको रात भर टॉर्चर करते हैं, उसको बाथरूम जाने नहीं देते हैं, उसको पुरुष पुलिस वालों की उपस्थिति में कहा जाता है कि तुम इनकी उपस्थिति में बाथरूम जाओ। उनको उससे एक अलग मतलब लिटरली टॉर्चर करते हैं। ममता बनर्जी की सरकार पूरे देश में लीगल उसको सोशल मीडिया हैंडल्स और पत्रकारों को नोटिस दे रही है। उनको उनको तलबी और छोड़िए, वो तो अपने सांसद को तलब कर लिया साहब, उन्होंने तो टीएमसी सांसद को तलब कर लिया थाने में। अंत में उनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। उन्होंने तो अपने प्रवक्ता को नोटिस दे दी। तो बात सुने, ये ऐसा है कि जिसके हाथ में तलवार है उससे आप हाथ जोड़कर नहीं लड़ सकते। गांधी का एक्सपेरिमेंट कभी सफल नहीं हुआ और ना हो सकता था। मेरा हमेशा मानना है कि गांधी को अंग्रेज सरकार हिंदुस्तानियों के गुस्से को निकल मतलब उसको सेफ्टी वॉल्व लगा के निकालने के लिए लाई थी। 1857 का रिवोल्ट उनकी चूल्हे हिला गया था। गांधी नेवर गॉट अस फ्रीडम, एकदम फर्जी है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग, एकदम बकवास है। तो साहब आपको नेहरू इस तरह की बात करते थे, क्या हुआ? चाइना रौंद के चला गया, उनकी लड़की ने पाकिस्तान को रौंद दिया। बल्कि 1965 में हमने चाइना को रौंद दिया, जिस जिस झड़प की बात कभी नहीं होती। जो काम उन्होंने नेहरू के टाइम किया तो उन्होंने 65 में भी करने की कोशिश की, और आपको याद होगा 65 ईयर है, कौन सा ईयर है साहब, जब चाइना से हमारा एक झड़प हुई थी, उसमें चाइना को मुंह की खानी पड़ी थी। 67 में ही हो गई थी। 67 में। तो ये दिखा चाइना को उसकी हैसियत बताई गई तो 1967 में। तो साहब आपकी लड़की ने आपका सिद्धांत के खिलाफ जाके चाइना को भी औकात बताई और पाकिस्तान को भी औकात बताई। तो मेरा मानना है कि साहब जो जिस भाषा में बोल रहा उसी में जवाब, ये तो आप कहते भी रहते हैं साहब कि जो जिस भाषा में बोलेगा उसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि कहना अलग है, इसका जवाब तो जो जिस भाषा में बोल रहा है उसका जवाब या तो योगी देते हैं या हेमंत बिस्वा शर्मा देते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बहुत खुलकर उस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। बल्कि कहीं कहीं तो हम नीतीश कुमार को भी जोश में देखते हैं। अभी भारत बंद के दिन हमने देखा कि नीतीश कुमार ने बाकायदा लाठीचार्ज करवाया। तो सवाल ये है कि आप एक बेशर्मी की राजनीति को शालीनता से नहीं लड़ सकते। एक तानाशाह से आप लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देते हुए नहीं लड़ सकते। और फिर कह रहा हूं कि लोकतंत्र में संविधान है, और संविधान में 356 और 355 जैसी धाराएं हैं, ईश्वर के लिए उनका प्रयोग करें। लाइट वे में एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। आपने 3 दूसरे मुख्यमंत्रियों की भी चर्चा की है, हिमंता बिस्वा शर्मा, मोहन यादव और भजन लाल शर्मा। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चल रहे हैं, मोदी जी के रास्ते पर नहीं? देखिए मेरी दो बातें कहनी है। अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हटा लीजिए कि फलाने आदमी योगी को हटा रहे हैं, ढिकाने आदमी अमित शाह को, ये सब हटा दीजिए। मेरा अपना पहले दिन से मानना है कि नरेंद्र मोदी की अपनी एक नीति है। उन्हें देश विदेश जाना है, उनको इस्लामिक देश जाना है, उनको अमेरिका जाना है, उनको संयुक्त राष्ट्र जाना है, तो गांधी और बुद्ध का देश बताते रहते हैं। परंतु उनके जो मुख्यमंत्रियों का चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ टाइप के हैं। वो सब इतना, जिसे कहना चाहिए कि सख्त प्रशासन करके। तो एक इसमें मुझे इसमें एक मोदी की एक राजनीति नजर आती है कि खुद तो वो युद्ध और बुद्ध की बात करते रहते हैं, वो बुद्ध और गांधी की बात करते रहते हैं, लेकिन पर उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो बुद्ध की बात नहीं करते हैं, वो अशोक की तरह राजधर्म का पालन करते हैं। और जैसे मैं हमेशा इस बात को बताता हूँ कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म स्वीकारा था वो कलिंग युद्ध के 250 साल पहले स्वीकारा था। सारे सबूत है हमारे पास। और तो और जो अशोक, देखिए अशोक अशोक के राज्य का जो कुछ भी जानकारी आपको शिलालेखों के जरिए, हमारे पास जो शिलालेख मिलते हैं उसमें लिखा हुआ है कि साहब, और आप कहते हैं कि वो साहब बड़े सॉफ्ट हो गए थे कलिंग से। वो कहते हैं कलिंग में जो कुछ हुआ मुझे उसका खेद है, लेकिन फिर दोबारा किसी ने सर उठाया तो इस बार उसका सर और बुरी तरह कुचलूंगा। ये वो बौद्ध होते हुए भी
एक कठोर शासक थे। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी खुद तो बुद्ध की दुहाई दे रहे हैं, पर उनके मुख्यमंत्री युद्ध के लिए तैयार हैं। मोदी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाने वाले और इसे जुमले के रूप में इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता हों, टीएमसी के प्रवक्ता हों, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हों, इनके साथ साथ अगर हम जरा महाराष्ट्र भी चले चलें, जहां रोजाना अपने घर से बाहर निकलते ही मीडिया से बात करते हैं संजय राउत, वो किस किस तरह की बातें करते रहे हैं। और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब एक मीडिया हाउस के ऑनर और एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को किस तरीके से गिरफ्तार कराया गया था। वहां पर एक मराठी अभिनेत्री थी, केतकी चितले, मात्र 30-31 साल की उनकी उम्र होगी। उन्होंने फेसबुक पर शरद पवार के बारे में एक मैसेज को बस फॉरवर्ड किया था, उनको गिरफ्तार करके 40 दिन तक जेल में ठूंस दिया गया था। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बारे में किसी सोशल वर्कर ने कोई टिप्पणी कर दी थी, उसको उठा करके जेल में ठूंस दिया गया था। एक नेवी के पूर्व अफसर ने कोई टिप्पणी कर दी थी, शिव सैनिकों ने उसे दौड़ा करके पीटा था, उनकी आंख फूटते फूटते बची थी। तो इनका लोकतंत्र ये है साहब। देखिए साहब, मैं लोगों को याद दिला दूं कि इस देश के लोगों ने महाराष्ट्र के बाहर संजय राउत को पहली बार जाना था। संजय राउत पहली बार चर्चा में आए थे, आपको याद होगा, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी, और उसमें उन्होंने इंडियन एयरलाइंस के क्रू के साथ क्या बिहेव किया था। मतलब इतना शर्मनाक कि कहना भी, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। तो अलग वो बात है कि शिवसेना के शायद दूसरे सांसद थे कोई। मुझे याद पड़ता है संजय राउत या तो दूसरे सांसद होंगे, या तो संजय राउत होंगे, या संजय राउत ने उसको डिफेंड किया था। जी दो हाँ, में जी हाँ। से एक बात हुई थी। संजय राउत उसमें पहली बार चर्चा में आए थे। इन्होंने तो और कंगना रनौत के बारे में भी कहा था जब उनका बंगला गिराया गया था कि उखाड़ दिया, और सामना में भी ये हेडलाइन संजय लगाई राउत थी। संजय राउत ने तो हरामी भी कहा लोगों को, और बाद में कह दिया हरामी माने नौटंकी। ठीक है, यस। आपने तो वो भी सुना ना। तो कहीं कोई मर्यादा, कोई डिसिप्लिन, कहीं कुछ। आप सोचिए, सोशल मीडिया हैंडल क्या है, बात समझ नहीं आता। जब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जाओ अपने पापा मोदी से कह दो कि युद्ध रुकवा दे, अपने पापा मोदी से कह दो। महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहा है, बाला साहब ठाकरे का लड़का बोल रहा है। ये भाषा तो कभी राहुल गांधी ने इस्तेमाल नहीं की, ओंकार जी। ये भाषा तो कभी अखिलेश यादव, लालू यादव ने इस्तेमाल नहीं की, अपने बाप से कह दो जाके रुकवा ले। ये भाषा, आप सोचे जरा, जरा कुंठा सोचे, इनका फ्रस्ट्रेशन सोचे। ऐसा फ्रस्ट्रेशन, संजय राउत क्या है भाई? संजय राउत तो सिर्फ माउथ पीस है। वो तो सिर्फ माउथ पीस है। करने धरने वाले सब उद्धव ठाकरे हैं। और उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं बचपन से अपने पिताजी बाल ठाकरे के मुंह से कांग्रेस की बुराई सुनते हुए बड़ा हुआ, और आज जाके मैंने समझ में आया कि मेरे बाप गलत थे। सोचिए ओंकार जी, जिस बाल ठाकरे को गलत कहने का साहस जल्दी कोई नहीं उठा पाता था, उनको उनका पुत्र गलत कह रहा है। तो एक एक छोटी सी बात मुझे बताएं, जो शख्स, जिस आदमी का नाम लेके तुम राजनीति कर रहे हो, जिस आदमी का तुम नाम लेकर राजनीति कर रहे हो, अगर तुम अपने बाप को और उस आदमी को ही खारिज कर रहे हो, अगर तुम उस सभा में बैठे हो जहां शिवाजी महाराज को खारिज करके आपने शिवसेना बनाई और टीपू टीपू सुल्तान का महिमा मंडन होता है, अगर तुम उस सभा में बैठे हो कि जो पार्टी सावरकर के नाम पे बनी है, वहां पे सावरकर को कायर का माफीवीर कहा जा रहा है, अगर तुम उस सभा में बैठे हो जहां पे तुम खड़े, जहां बैठने के लिए तुमको अपने बाप को ही झूठा ठहराना पड़ता है, तो संजय राउत फिर क्या चीज है सर? लेकिन साहब एक बात बताइए, क्या ये पहले पुत्र हैं जो अपने पिता का अपमान कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भी तो अखिलेश यादव हैं, उनको क्यों भूल जाते हैं? दूसरे, राहुल गांधी तो ना अपने पिता का सम्मान कर रहे हैं, ना अपनी दादी का कर रहे हैं, ना अपने परनाना का कर रहे हैं। आरक्षण पर इन तीनों के क्या विचार थे और राहुल गांधी के क्या विचार हैं? नहीं, डेफिनेटली साहब, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि
मेरी दादी ने जो किया गलत था, मेरे बाप ने जो किया गलत था, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। अखिलेश यादव का मंचा सीन वो हम देख ही चुके हैं, जिस तरह उनकी छीना झपटी अपने पिताजी की उपस्थिति में हुई। हमें मुलायम सिंह यादव का वो भी बयान सुना है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपने लड़के के हाथ में सत्ता देके बहुत पछता रहा हूँ और मुझे बहुत बेइज्जत किया गया है। पर जो हमारे यहाँ लोग हैं, जो हमारे यहाँ जनता है, इसको समझें। वो जनता में इतना आइडियोलॉजिकल डिवीजन है। अब फर्ज करें, जो उत्तर प्रदेश का जो यादव समुदाय जो बहुसंख्यक है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उनको समाजवादी पार्टी को सत्ता में देखना है। अगर वो सत्ता उनको मुलायम सिंह यादव दिला पाते हैं तो मुलायम सिंह के साथ है। वो सत्ता उनको अखिलेश यादव दिला सकते हैं तो अखिलेश के साथ है। उनके इसके लिए वो किसी नेता विशेष के मोहताज नहीं है। और इसी तरह राहुल गांधी है। राहुल गांधी को भी लग रहा है कि साहब सत्ता मिलनी चाहिए। और अगर सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे को, बाल ठाकरे को खारिज करना पड़े, राहुल गांधी को राजीव गांधी को खारिज करना पड़े, अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव को खारिज करना पड़े, तो इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। कि साहब मुझे तो कभी कभी लगता है इस कलयुग का नाम सत्ता युग रखना चाहिए। सत्ता सब कुछ है। सत्ता माई बाप है। सत्ता ही पिता है। सत्ता ही विचारधारा है, और कोई विचारधारा ही नहीं है, और कोई रिश्ता ही नहीं है। अब एक बड़ा सवाल करते हैं साहब, बड़े सवाल पर विचार करते हैं। 2014 में, 2019 में नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ आए और सब जानते हैं, ऊपरी तौर पर चाहे जो बयानबाजी हो ईवीएम को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, और अ, हमारे यहाँ स्वतंत्र तटस्थ चुनाव होते हैं और पूरी दुनिया इस बात का लोहा मानती है कि हमारे यहाँ सत्ता हस्तांतरण भी बहुत सहज तरीके से होता है, शांतिपूर्ण तरीके से होता है। लेकिन हमने देखा है कि 2019 में भी और 2024 में भी नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए न केवल डोमेस्टिकली अंदर से, बल्कि देश के बाहर बैठी ताकतों के द्वारा भी तमाम तरह के घोड़े दौड़ाए गए, प्रयास किए गए कि इनकी सत्ता में वापसी ना हो। 2019 में भी हुई, बल्कि 2014 से ज़्यादा बहुमत लेकर के आए और 2024 में भी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गए। उनकी पार्टी का हश्र वैसा नहीं हुआ जैसा 10 साल की सत्ता के बाद कांग्रेस का 2014 में केवल 44 सीटों पर सिमट करके हुआ था। 10 साल की सत्ता के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली और वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए अभी देश के भीतर से भी और देश के बाहर से भी साजिशें रची जा रही हैं। देखें, देश के बाहर से जहां तक देश के भीतर साजिश तो जाहिर है, लाजमी है, उसमें क्या बात है। रही बात देश के बाहर की साजिश की, आपको याद होगा इंदिरा गांधी अक्सर विदेशी हाथ की बात करती थी। मैंने वो दौर देखा तो नहीं, लेकिन अभी पढ़े तो हमेशा वो कहती थी विदेशी हाथ, विदेशी हाथ। बड़ा एक 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 मीम टाइप का बन गया था, विदेशी हाथ। ये भी कहा जाता कि इंदिरा जहां कुछ गड़बड़ी हो जाती है, विदेशी हाथ को दोषी ठहरा देती है। सीआईए की इज्जत सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी करती थी, सबसे ज्यादा, कि सब सीआईए सत्ता परिवर्तन कर देती है। हमने अभी बांग्लादेश में उसको देखा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखें सर आप। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा मेरी जो बाइडेन से बात हुई और मैंने उनसे कहा बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाना है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जो बाइडेन कैसे बचाएंगे? फौज भेज देंगे? नहीं। नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका की कठपुतली है। मोहम्मद यूनुस सीआईए के एजेंट हैं। वो बता रही है कि अब जो बांग्लादेश में सरकार बैठी हुई है, वो अमेरिकी षड्यंत्र का नतीजा है, और अमेरिका का एक कठपुतली प्रशासन वहां बैठा हुआ है। वरना मुझे आप दूसरा कारण बता दें कि वो जो बाइडेन से क्यों कहेंगे कि बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा होनी। करनी बिल्कुल तो आप सही कह बगल रहे में हैं आप आप। करें। तो वो सीधे सीधे अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं, इसको देखे। और अमेरिकी प्रशासन ने भी सारे घोड़े खोल दिए साहब। एक है डोनाल्ड लू, जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। इनका नाम सबसे ज्यादा आता है बांग्लादेश के सत्ता पलट में।
ये बांग्लादेश में चुनाव के दौरान गए थे, वहां पे जमाते इस्लामी से मिले थे, वहां जाके ये बीएनपी से मिले थे। और इनका ना ये बताया जाता है कि डोनाल्ड डू वो आदमी है जो राहुल गांधी को व्हाइट हाउस में बुलाते हैं। डोनाल्ड डू वो आदमी जो तारिक रहमान बांग्लादेश में जो खालदा जिया उनके लड़के और राहुल गांधी की मीटिंग कराते हैं। डोनाल्ड डू वो आदमी है जो चुनाव के बीच में बांग्लादेश जाते हैं, वहां पे जमाते इस्लामी के जिहादियों से मिलते हैं। डोनाल्ड डू वो आदमी है जो वहां पे ये पूरा प्रदर्शन भड़काते हैं। डोनाल्ड डू वो भी आदमी है जो 2024 के चुनाव के दौरान भारत का दौरा भी करते हैं और विपक्षी प्रदेशों में जाते हैं, तमिलनाडु तक जाते हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज परेशान हो जाती हैं, ये साहब बताइए बीच चुनाव में ये क्यों आ गए। डोनाल्ड डू के अपने रीजन हैं। डोनाल्ड डू वैसे तो अमरीकी हैं, डिप्टी स्टेट मिनिस्टर क्या हैं, लेकिन वो चीनी परिवार से आते हैं। एक चाइना से जो उनके पिताजी वगैरह गए थे अमेरिका में, ये उनके बच्चे हैं, तो उनका अपना एक चाइनीज लिंकेज भी है, उनका एक चीनी पक्ष भी है, जो मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है। अब ये बात कई रिपोर्ट्स में, अमेरिकी सीनेट में रखी हुई कई रिपोर्ट्स में साबित हो चुकी है कि चीन अमेरिकी प्रशासन में बड़ी घुसपैठ कर चुका है। चीन अमेरिकी मीडिया में बड़ी घुसपैठ कर चुका है। हम सबने देखी वो रिपोर्ट्स। तो डोनाल्ड ट्रम्प मुझे आज भी अमेरिका में चीन का एजेंट रहते हो, प्लस वहां पे एक लिबरल सरकार है। ये सरकार वो सरकार है जिसने नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया था मुख्यमंत्री रहते। ये सरकार वो सरकार है जो योगी राज को सिर्फ इसलिए वीजा नहीं देती है ऐसा परिवार कि उन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है। सोचिए जरा, आप एक शिल्पकार का आप वीजा रोक देते हैं सिर्फ इसलिए कि उसने रामलला की मूर्ति बनाई है। उस आदमी का नाम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, उसका कुछ लेना देना नहीं। तो मूर्ति कैसे बना दी रामलला की, उसको आपने नहीं जान दिया। तो साहब ये ग्लोबल वॉर है, ग्लोबल तरीका है। अमेरिका सरकारें पलटता रहा है, बल्कि वो तो हेड ऑफ नेशंस का असैसिनेशन सीआईए कराती रही है, सरकार के मुखियाओं का कत्ल कराती रही है एक के बाद एक। बस अंतर ये है कि इंदिरा गांधी से लेके नरेंद्र मोदी तक वो भारत पे जो कुछ कर सकते सब कर रहे हैं। अब आप देखिए, अभी जैसे कश्मीर में चुनाव की घोषणा हुई, अमेरिकी दूतावास के सारे अधिकारी भाग के पहुंच जाते हैं गुप्तार रोड श्रीनगर, और वहां उमर अब्दुल्ला से बात करते हैं बाकी, और सब लोग घूम के सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि भैया मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ ऐसा मोर्चा बनाओ कि भाजपा हार जाए। साहब हमारे चुनाव में सीधे दखलंदाजी करें, लात मार के निकाल देना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब ये भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चलती रहती है। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाके ये नारा दे सकते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, तो जो बाइडेन को हक है ना कि फिर वो आप क्या भी इस तरह दखलंदाजी करे। तो सब दखलंदाजी चल रही है, चीनियों की दखलंदाजी चल रही है, अमरीकियों की दखलंदाजी चल रही है। श्रीनगर में देख लीजिए, ये पहुंच गए तभी श्रीनगर से लेके, सोचिए श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला से लेके तमिलनाडु में एमके स्टालिन तक दौरा कर रहे हैं। सारा एक वो है कि साहब किसी तरह भाजपा को हरवा दो। असदुद्दीन तो ओवैसी से मिले जाकर के। ओवैसी से मिले, असदुद्दीन ओवैसी से ओवैसी। मिले, मैं तो कह रहा हूँ पूरा ओवैसी से मिले। तो कुल मिलाकर भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, उसी तरह जैसे इन्होंने शेख हसीना के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा किया था। खालदा जिया, जमात इस्लामी, छात्र यूनियन, सबको ये इन लोगों ने तो बनाया था। तो वो साफ नजर आ रहा है। अच्छा देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट देख लीजिए, जॉर्ज सोरोस को देख लीजिए, फिर इनके जो पिट्ठू हमारे यहाँ बैठे हैं विपक्ष में, जो इनकी बात को शब्दशः दोहराते हैं। मैं तो साहब देख रहा था, अभी योगेंद्र यादव को देख रहा था, कह रहे थे वो कि वो जो अजमेर कांड के जो लोगों को सजा हुई है, 6 लोगों को 35 साल बाद, वो कह रहे हैं उसको छपना गलत, उसे नहीं छापा जाना चाहिए फ्रंट पेज, फोटो ही नहीं छापे जाने चाहिए फोटो उनके। नहीं छापे जाने की। मतलब बेशर्मी, बेहयाई, बदतमीजी की इंतहा, हद। क्या बोल रहे हैं आप। अब वो जो उनका इंटरव्यू कर रही है मैडम, क्या नाम उनका मैं भूल जाता हूँ, वो तो सबा। एकदम सबा, सबा नकवी, उनकी बातें आप सुन लें। उनके लिए तो वही वर्ड देना मेरे समझ में आता है जिसके लिए कोर्ट ने रोक लगा दी। तो इस ये क्या हो रहा है। लेकिन ठीक है, तो साहब इसको 3 हिस्से से समझिए कि एक तो विदेश की सरकारें हैं, फिर उन सरकारों के विदेशी पिट्ठू हैं जॉर्ज सोरोस जैसे, फिर उनके देशी पिट्ठू हैं हमारे विपक्ष के तमाम लोग, और जो मीडिया में भी हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस में भी हैं, एनजीओज में भी हैं, मंदर जैसे लोग, हर्ष मंदर जैसे लोग, और आपको हर जगह ये लोग नजर आए, और पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं। तो सबका मिलके किसी तरह इसको, देश को डिस्टेबलाइज करना है। लेकिन जो बात मैं कह रहा था, इंदिरा से लेकर नरेंद्र मोदी तक कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन अभी तक वो जो चाहती थी कि अमेरिका जिस तरह इसको पाकिस्तान बना के अपनी उंगली पे नचाना, वो इनके लिए संभव नहीं है।
भारत को दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र बताया गया है और अमेरिका निसंदेह सबसे पुराना लोकतंत्र। सबसे पुराना लोकतंत्र दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करने में लगा हुआ है। ये भी एक अजीबोगरीब खेल चल रहा है। अनुपम ऐसा जी, नहीं है सर, वो बहुत दुनिया के हर लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अमेरिका ने टाइम एंड अगेन इस बात को साबित किया है कि उनके लिए डिक्टेटर्स के साथ काम करना ज्यादा आसान होता है। इतिहास बताता है कि जब भी पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही, तब तक अमेरिका से बड़े मधुर संबंध रहे। जब भी वहां कोई सिविलियन लीडर रहा, अमेरिका से संबंध खराब हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया में लोकतंत्र को हटाया है और डिक्टेटर्स बैठाए हैं। जिन डिक्टेटर्स को उन्होंने मारा है, जैसे सद्दाम हुसैन टाइप के लोग, मोहम्मद गद्दाफी टाइप के लोग, इन सबको बैठाया भी इन्होंने। चलते-चलते आपने बहुत संक्षिप्त शब्दों में अमेरिका को सही तरीके से परिभाषित कर दिया। नहीं सर, बहुत-बहुत एक आखिरी बात, एक आखिरी बात। जी हाँ, जी कैनेडी हाँ। साहब बड़ी अच्छी बात कहते थे। जॉन कैनेडी, जो इनके सबसे कैरिस्मेटिक प्रेसिडेंट माने जाते हैं, वो कहते थे अमेरिका से दुश्मनी से ज्यादा घातक बात सिर्फ एक चीज है, अमेरिका से दोस्ती। सही है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अनुपम जी, समय निकालने के नमस्कार। लिए और ये निरंतरता जारी रहेगी बातचीत की। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।